नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर और YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं उसके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मोहित जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा है, सर अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के बाद GTIN भी लेना पड़ेगा क्या, प्लीज रिप्लाई। तो आई थिंक इनका GTIN से मतलब GTIN एग्जेम्पशन से है। तो मोहित जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू आप अपने ब्रांड को अमेजन पर रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है ट्रेडमार्क के लिए या फिर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है तो उसके एप्लीकेशन नंबर से आप ब्रांड रजिस्ट्री करा सकते हो। लेकिन जो GTIN एग्जेम्पशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपके प्रोडक्ट पर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है यानी कि GTIN नंबर है, मतलब उसके अंदर आते हैं UPC नंबर, EAN नंबर या फिर ISBN नंबर, इनमें से कोई भी नंबर आपके प्रोडक्ट पर है, जब आप लिस्टिंग करते हो तो प्रोडक्ट आईडी में वो GTIN नंबर मेंशन करके लिस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल ब्रांड से सेल कर रहे हो और उस केस में आपने अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू अपना ब्रांड तो रजिस्टर करा लिया है लेकिन आपके पास वही GTIN नंबर नहीं है, तो उस केस में आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना ही पड़ेगा। उसी के बाद आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन पर अगर लिस्ट करोगे तो प्रोडक्ट आईडी वो मैंडेटरी नहीं बताएगा, वरना प्रोडक्ट आईडी उसमें मैंडेटरी होता है। इसलिए इसका आंसर यही है कि GTIN एग्जेम्पशन आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपके प्रोडक्ट पर GTIN नंबर नहीं है और आपने भले ही अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री करा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नवजोत सिंह जी ने पूछा है मुझसे इंस्टाग्राम पर, डियर फ्रेंड, आई वांट टू आस्क वन क्वेरी, please answer. I have calculated my final cost for listing the product on Flipkart. Do I also need to add GST in my total cost that the buyer will pay for buying the product? I mean to say, do I need to add GST that will show on invoice in my total cost? प्लीज हेल्प। देखिए नवजोत जी को यह डाउट है कि जो वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रही हैं क्या उन्हें अलग से उस पर GST ऐड करना पड़ेगा। तो नवजोत जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप की क्वेरी काफी सारे ऑनलाइन सेलर्स को आती है, लेकिन देखिए इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो उस केस में आप जो अमेजन और फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी मार्केट प्लेस की फीस जो कंसिडर करके चल रहे हैं और अपनी जो कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की कंसिडर करके चल रहे हैं, वो अगर आप बेसिक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, मतलब विदाउट GST वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपकी सेलिंग प्राइस भी विदाउट GST आएगी और उस केस में आपको GST अलग से ही ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कॉस्ट प्राइस को भी इंक्लूसिव ऑफ GST कंसिडर करके चल रहे हैं और जो अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस की जो फीस है उसको भी इंक्लूसिव ऑफ GST कंसिडर करके चल रहे हैं, तो जो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी वो भी इंक्लूसिव ऑफ GST आएगी, उसमें आपको अलग से GST ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत से सेलर एक गलती कर बैठते हैं कि कॉस्ट प्राइस को तो वो इंक्लूसिव ऑफ GST ले लेते हैं और जो फीस होती है मार्केट प्लेस की उसको विदाउट GST कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। या तो आप कैलकुलेशन के दौरान सभी चीजों को इंक्लूसिव ऑफ GST लीजिए या फिर सभी चीजों को एक्सक्लूसिव ऑफ GST लीजिए। तो आई थिंक नवजोत जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो यूट्यूब पर आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो यूजफुल होम गैजेट पूछते हैं, सर फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय रिटर्न फेंक के चला जाता है, ना कोई पेपर पे साइन करने के लिए कहता है, ना स्टैंप, कुछ भी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे रिटर्न पूरा मिला है। मान लीजिए रिटर्न 5 जनवरी को मिलने वाला रहता है, उसको वो 10 जनवरी को देता है। तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए रिटर्न को लेकर ही काफी सारी सेलर्स को इस टाइप का इशू रहता है कि जो उनके पिकअप बॉयज हैं वो उनसे कोई भी पेपर पर साइन और स्टैंप ही नहीं कराते। मतलब काफी जगह तो पिकअप बॉयज फॉलो करते हैं लेकिन कुछ जगह पर मे बी उन्हें स्ट्रिक्टली नहीं बोला जाता है, इस वजह से वो फॉलो नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हो कि आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए पता आपको चलेगा फ्लिपकार्ट और अमेजन के पैनल से। फ्लिपकार्ट के पैनल पर फ्लिपकार्ट रिपोर्ट देता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के हिसाब से एक्चुअल में आपको कौन से रिटर्न फिजिकली जो है रिटर्न मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको वो नहीं मिलते तो उस केस में आपको फ्लिपकार्ट पर टिकट रेस करनी पड़ती है। मैंने एक रिटर्न मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप कह रहे हैं कि जो पिकअप बॉय है आपसे साइन और स्टैम्प नहीं कराते तो कोई दिक्कत वाली
वाली बात नहीं है। आपको अगर कोई पैकेट फिजिकली ना मिले तो उस केस में आप फ्लिपकार्ट पर पीओडी के लिए टिकट रेस कर दीजिए। अब ऑब्वियसली जब आपसे वो साइन और स्टैंप नहीं करा रहे और वो पैकेट तो आपको मिला भी नहीं है तो उनके पास पीओडी तो होगी नहीं। तो उसके बाद से क्या होता है कि फ्लिपकार्ट जो है आपको उस ऑर्डर का एसपीएफ क्लेम अमाउंट दे देता है और उसके बाद जो है पिकअप बॉयज को भी बोल दिया जाता है कि सेलर से वो साइन और स्टैंप कराएं। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर पिकअप बॉय आपसे साइन और स्टैंप नहीं करा रहे, इसका मतलब ये है कि पिकअप बॉय आपसे कोई भी प्रूफ नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने आपको पैकेट को हैंडओवर कर दिया है। तो अगर आपको कोई पैकेट नहीं मिलता है और उस केस में आप टिकट रेस करते हो फ्लिपकार्ट पर, तो फ्लिपकार्ट वाले उसे तुरंत क्लेम दे देंगे, क्योंकि आप उनके पास तो कोई भी पीओडी होगी नहीं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होगा ही नहीं आपको दिखाने के लिए। तो इससे क्या है, अगर आप एक बार ऐसा कर लोगे तो पिकअप बॉय फिर नेक्स्ट डे से जो उनके सीनियर्स हैं उनको बोल देंगे और उसके बाद से वो आपसे पेपर पे साइन और स्टैम्प भी कराएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि रिटर्न आपको कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आप ये रिटर्न मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइको गेमिंग ने पूछा है, सर जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी क्लेम दिखता है वो हम क्लेम ले सकते हैं कि नहीं? तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, बिल्कुल जीएसटीआर 2B में जो आपको आईटीसी क्लेम दिखता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। मेनली जीएसटीआर 2B की अगर मैं बात करूं तो उसमें वही सब परचेजेस की डिटेल आ जाती है। मतलब आपने किसी अगर पर्टिकुलर मंथ में जिन सभी सप्लायर से परचेज की है, जब वो सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं तो उसी की एंट्री आपको जीएसटीआर 2B में दिखने लगती है। तो उन परचेजेस पर आप आईटीसी क्लेम बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एजाज अंसारी जी ने पूछा है, कार्टून बॉक्स अमेजन से खरीदना जरूरी है या हम खुद ऑफलाइन बनवा सकते हैं? अगर कोई प्रोडक्ट पाउच में नहीं आता तो उसका क्या करें, सिर्फ बॉक्स में पैक कर दें क्या? तो एजाज जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अमेजन से ही कोरोगेटेड बॉक्स परचेज करने हैं। आप कहीं से भी कोरोगेटेड बॉक्स को खरीद सकते हैं। अगर आपके सिटी में कोई सप्लायर है कोरोगेटेड बॉक्स जो बनाता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उससे आप कांटेक्ट करके उससे भी अपने प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से बॉक्स बनवा सकते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन का तो आपको जवाब दे दिया कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि अमेजन से ही खरीदना है। आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका पाउच में नहीं आता तो उसे क्या सिर्फ कोरोगेटेड बॉक्स में पैक करके बेच दें? तो देखिए इसमें मैं आपको यह कहूंगा कि अगर पाउच में नहीं आता तो कोरोगेटेड बॉक्स में तो आप पैक कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्लास्टिक पाउच या फिर पेपर बैग का यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्ट की सिक्योरिटी शिपिंग के दौरान बनी रहे। तो इसलिए अगर आपका प्रोडक्ट काफी बड़ा है तो उस केस में तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में तो आपको कोरोगेटेड बॉक्स में ही पैक करके भेजना पड़ेगा। भले ही आप थोड़ा अच्छा हैवी क्वालिटी का और जो 5 प्लाई और 7 प्लाई वाले बॉक्स आते हैं वो बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है, छोटे से मेरा मतलब कि जिसका पॉली बैग या फिर पेपर बैग इजीली अवेलेबल है, तो उस केस में आप पॉली बैग या पेपर बैग परचेज कर लीजिए। इसमें क्या है, थोड़ी आपकी कॉस्टिंग पैकिंग की तो बढ़ जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो रास्ते में पूरा सिक्योर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट के साइज का पेपर बैग अवेलेबल होता है तो आप उसे कोरोगेटेड बॉक्स में रख के पेपर बैग या फिर प्लास्टिक बैग में रख के शिप कर सकते हैं। शेखर कुमार जी लिखते हैं, सर मुझे आज 10 दिन हो गए अपना प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए, अमेजन पर अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया और 4 दिन हो गए हैं कैंपेन चालू किए हुए। तो शेखर जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए सर शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है नए सेलर्स को ऑर्डर आने में। इसका काफी सारे रीजन होते हैं। पहले तो आपको देखना है कि जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन है अमेजन में, बाकी प्राइसिंग वगैरह में भी कि अगर आपका जो प्राइस है वो बाकी सेलर से कम है, ज्यादा है, किस हिसाब से आप कॉम्पीट कर रहे हैं उन सेलर्स के साथ। और दूसरी, अगर आप बोल रहे हो कि आपने कैंपेन रन कर रखा है, तो कोई भी अमेजन और फ्लिपकार्ट की गारंटी नहीं देते कि आप कैंपेन रन करोगे तो आपको सेल आ ही जाएगी। तो इसलिए आपको अपने पे क्या करना है कि जो कैंपेन आप रन कर रहे हो आपको उसको एनालाइज करना है, उसकी रिपोर्ट वगैरह देखकर ये फाइंड आउट करना है कि कितने क्लिक्स वगैरह हो रहे हैं। और कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह जाकर देखनी है, और साथ ही साथ आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस को भी रिव्यू करना है। क्योंकि अगर आप कैंपेन चला रहे हो उसका मतलब ये है कि आपका मनी डे बाय डे स्पेंड हो रहा है और उसके बाद भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी कैंपेन में कोई मिस्टेक हो रही है या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक है। तो इसलिए आपको दोनों को दोबारा से रिव्यू करना है। और एक चीज और बता दूं कि अगर आप कैंपेन चलाते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर तो मिनिमम 7 to 10 डेज जरूर चलाइएगा, क्योंकि इनकी कैंपेन जो है वर्क करने में कभी कभी एल्गोरिथम में प्रॉपरली वर्क करने में कुछ टाइम लेते हैं। तो इसलिए सिर्फ 2-3 दिन कैंपेन चलाकर बंद मत कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक बार आपने कैंपेन चला दिया तो आपको रेगुलर बेसिस पर उसे एनालिसिस करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप कैंपेन चलाकर भूल ही गए, क्योंकि उससे क्या होगा कि डेली बेसिस पर आपके अकाउंट से मनी जो है कटता रहेगा, और जो आप
आपके ऑर्डर का पेमेंट बनेगा उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कैंपेन चलाया है तो उसे बंद भी करना है और उस कैंपेन को एनालिसिस करके रेगुलर बेसिस पर उसे ऑप्टिमाइज भी करना है। उधर नेगेटिव कीवर्ड्स का भी ऑप्शन आता है, वो भी आपको डालना है। अगर कोई ऐसे कीवर्ड है जिन पर आप नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट दिखे लेकिन तब भी दिख रहा है, तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको नेगेटिव कीवर्ड में डालना है, जिससे कि जो आपकी कैंपेन की कॉस्ट है वो वेस्ट ना हो। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जो जीके मास्टर जी ने पूछा है, सर क्या इस समय इतने कंपटीशन में कोई नए सेलर सक्सेस हो सकता है? तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, बहुत सारे आप में से बहुत सारे सेलर मुझे इंस्टाग्राम पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और यूट्यूब पर भी काफी सारे सेलर ऐसे पूछते हैं कि क्या इस समय अगर हम शुरू करें तो ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो बिल्कुल सर, आप ऑनलाइन सेलिंग में बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बहुत है और अगर आप बिना गाइडेंस के स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आप नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको सेलिंग प्राइस वगैरह ठीक से कैलकुलेट करनी होती है, ना ज्यादा प्रॉफिट रखना होता है ना कम प्रॉफिट रखना होता है। बाकी अभी जो अब से कोरोना आया है लास्ट ईयर से, तब तो ऑनलाइन सेलिंग को काफी ज्यादा पुश मिला है, तो अभी आप कुछ लेट नहीं हो। अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हो तो आपको ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करना है अपने बिजनेस को और सही नॉलेज और गाइडेंस को लेने के बाद ही आपको शुरू करना है। अगर आप बिना नॉलेज और गाइडेंस के शुरू करोगे तो उस केस में भी आप सक्सेसफुल तो हो सकते हो, लेकिन उसमें गलती करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बस मेरा यही सजेशन है और यही रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत डरिए। और अगर आप सोच रहे हो कि सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, तो देखिए जब तक ट्राई नहीं करोगे किसी चीज को, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में तो बिल्कुल आप आइए और ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस कीजिए। और इस चीज को बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सेलर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। काफी सारे ऐसे सेलर जिन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू किया है अपने बिजनेस को और वो अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आज की तारीख में निकाल रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दिए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।